नमस्कार, आप देख रहे हैं हॉर्नबिल टीवी और आपके साथ मैं हूं दिव्यदर्शनी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। बड़ी खबर है देहरादून से, जहां न्यू पेंशन स्कीम यानी एनपीएस के विरोध में लगातार प्रदर्शन हो रहा है। कर्मचारी आंदोलन करेंगे। राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा ने यह फैसला लिया है 1 अक्टूबर से आंदोलन करने की चेतावनी दी है। 1 अक्टूबर को कर्मचारी घरों में 1 घंटा लाइट बंद रखेंगे, वहीं काली पट्टी बांधकर काम करेंगे। सभी कर्मचारी सोशल मीडिया पर काली फोटो लगाकर भी विरोध जताएंगे। वहीं आपको बता दें कि 1 अक्टूबर को ही सरकार ने एनपीएस प्रणाली लागू की थी, जिसकी वजह से 1 अक्टूबर को ही यहां पर प्रदर्शन किया जाएगा और पुरानी पेंशन बहाली की मांग लगातार कर्मचारी कर रहे हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं देहरादून से, जहां पर न्यू पेंशन स्कीम के विरोध में कर्मचारी आंदोलन करने वाले हैं। 1 अक्टूबर को यह आंदोलन होगा। और हमारे संवाददाता अरुण सैनी हमारे साथ फोन लाइन पर ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ चुके हैं। अरुण, लगातार यहां पर न्यू पेंशन स्कीम का विरोध हो रहा है। 1 अक्टूबर को किस तरीके से विरोध किया जाएगा और क्या फैसला लिया गया है? जी देखिए, बिल्कुल देखिए, पुरानी पेंशन बहाली को लेकर जो है कर्मचारी लगातार आंदोलनरत है और कर्मचारियों की मांग है कि जो पुरानी पेंशन योजना है उसे बहाल किया जाना चाहिए और जो नई पेंशन योजना है उसे बर्खास्त किया जाना चाहिए। और नई पेंशन स्कीम के विरोध में लगातार कर्मचारी सड़कों पर उतरते हुए दिखाई देते हैं, लगातार आंदोलन भी करते हैं। तो इसी क्रम में कल भी जो है यानी कि 1 अक्टूबर को कर्मचारी अपना विरोध प्रकट करेंगे और कर्मचारी जो है 1 घंटे अपने घर में जो है लाइट बंद रखेंगे। इसी के साथ ही काली पट्टी बांधकर जो है वो काम पर जाएंगे और इसी के साथ ही सोशल मीडिया पर काली फोटो भी जो है वो पोस्ट करेंगे। इस तरीके से उनका इस बार जो है वो प्रदर्शन है और एक अपना विरोध जो है एनपीएस के विरुद्ध जो है वो प्रकट कर रहे हैं। तो ऐसे में अब जिस तरीके से देखने वाली बात होगी कि जो कर्मचारी लगातार विरोध कर रहे हैं नई पेंशन स्कीम का, उसको लेकर सरकार आगे क्या कुछ संज्ञान लेती है, क्या कुछ उसको लेकर चीजें सामने आती हैं। और क्योंकि लगातार कर्मचारियों का कहना है कि पुरानी पेंशन योजना जो है वो लागू की जानी चाहिए और एनपीएस से उन्हें काफी ज्यादा जो है नुकसान होता है। तो ऐसे में अब ओपीएस को लेकर सरकार आगे क्या कुछ सोचती है, देखने वाली बात। अच्छा अरुण, यहाँ पर कितनी संस्थानों का यहाँ पर संस्था है ऐसी हैं जो यहाँ पर समर्थन कर रही हैं ओपीएस का और न्यू पेंशन स्कीम का विरोध कर रही हैं इस मोर्चे के साथ? जी देखिए बिल्कुल, सभी जो कर्मचारी वर्ग है और जो संगठन है कर्मचारियों के, वो संगठन सभी जो है लगातार एनपीएस का विरोध कर रहे हैं और लगातार अपना आंदोलन भी करते हैं और कई बार उग्र आंदोलन भी देखा गया था। ऐसे में अब जो कर्मचारी हैं वो आगे इसको लेकर क्या कुछ आंदोलन करते हैं और उन्होंने कई बार उग्र आंदोलन की चेतावनी भी सरकार को दी है और सरकार को कई बार ज्ञापन भी सौंपा है, कई बार उन्हें आश्वासन भी मिला है, लेकिन अभी तक इसको लेकर कोई स्पष्ट चीजें जो है सामने नहीं आई है। लेकिन अब आगे क्या होता है वो देखा जाएगा। जी, बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए अरुण। बढ़ते आगे, उच्च हिमालय क्षेत्रों में ट्रैकिंग के लिए गए पर्यटकों की मौत का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। आपको बता दें कि यहाँ पर सिलसिला लगातार जारी है। ज्योतिर्मठ के द्रोणागिरी घाटी में अभी हाल ही में हुई एक ट्रैकर की मौत की खबर थमी थी कि अब नंदानगर क्षेत्र की उच्च हिमालय त्रिशूल पर्वत की तलहटी हेमकुंड ट्रैक पर गए एक पर्वतारोही दल के एक ट्रैकर की मौत की खबर सामने आ रही है। दरअसल एक कॉलर ने प्रशासन के अधिकारियों को बताया कि कुछ ट्रैकर नंदानगर सुतोल होते हुए हेमकुंड त्रिशूल बेस कैंप ट्रैक पर गए थे, जहां हेमकुंड से आगे एक ट्रैकर की हार्ट अटैक की वजह से मौत हो गई। फिलहाल सूचना मिलने के बाद वन विभाग और आपदा प्रबंधन विभाग की टीम आगे की कार्रवाई में जुट गई है। देहरादून की पटेल नगर कोतवाली पुलिस ने नगर और देहात के कई स्पा सेंटरों पर छापेमार कार्रवाई की है और इस दौरान पटेल नगर मंडी क्षेत्र में संचालित स्पा सेंटर से 3 पुरुषों और 3 महिलाएं पुलिस को आपत्तिजनक स्थिति में मिली हैं। पुलिस ने स्पा संचालिका समेत 4 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। साथ ही मौके से 5 पीड़िताओं का रेस्क्यू भी किया गया है। इसके अलावा
पुलिस ने स्पा सेंटरों में अनियमितता पाए जाने पर 29 स्पा सेंटरों के चालान करते हुए 10,750 रुपए का जुर्माना वसूला है। वहीं जल संरक्षण और संवर्धन अभियान की शुरुआत ओल्ड मसूरी रोड स्थित स्वामी विवेकानंद के ध्यान स्थल राजपुर बावड़ी से की गई, जहां पर डीएम सविन बंसल ने सामाजिक संगठनों और जन सेवा के क्षेत्र में कार्य कर रही संस्थाओं के साथ राजपुर बावड़ी का निरीक्षण किया। इस दौरान डीएम ने कहा कि जहां पीएम के आह्वान से देश भर में जल संरक्षण अभियान ने तेजी पकड़ी है, वहीं उत्तराखंड में सीएम धामी के नेतृत्व में जल संरक्षण अभियान में विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। इसी क्रम में प्राकृतिक धारों, नालों और नदियों के संवर्धन के साथ ही जल संरक्षण की दिशा में प्रभावी कार्य योजनाओं पर कार्य गतिमान है। साथ ही डीएम ने इस मुहिम को निरंतर बनाए रखने के लिए स्थानीय लोगों से जल संरक्षण की मुहिम से जुड़ने की अपील की है। देखिए, जल संरक्षण की जो मुहिम हमने शुरू की थी लास्ट वीक, इसको आगे बढ़ाते हुए हमारे देहरादून के समीप जितने भी नेचुरल वाटर सोर्सेज हैं, तो उनके संरक्षण और संवर्धन में हमारे पहाड़ी पेडलर्स एंड अदर सोसाइटल ग्रुप्स निरंतर प्रयास कर रहे हैं, सर्वे कर रहे हैं, मैप कर रहे हैं और सजेशंस भी गैदर कर रहे हैं कि उनको स्ट्रक्चरल इंटरवेंशन ना करते हुए, कोई सिविल वर्क्स ना करते हुए कैसे हम इन वाटर सोर्सेज को रिचार्ज करें, लाइवली रखें, जिससे इनका जो ऐतिहासिक महत्व है और जो जीवन को सपोर्ट करने का इनका पर्पस है वो सर्व होता रहे। तो लोकल कम्युनिटीज़ को जागृत करना एक उद्देश्य है कि वो अपने समीप इस तरह के जितने भी रिवर्स हैं, रिवुलेट्स हैं, नौले हैं, धारें हैं, एक्वेफर्स हैं, उस पर विशेष ध्यान रखें। खबर कर्णप्रयाग से है, जहां डीएम संदीप तिवारी ने कर्णप्रयाग के भूदशा प्रभावित क्षेत्र बहुगुणा नगर का निरीक्षण किया। इस दौरान डीएम ने प्रभावितों की समस्याएं सुनी और जल्द समाधान का आश्वासन दिया। आपको बता दें कि बहुगुणा नगर में भूधसाव के चलते 39 परिवार प्रभावित हैं। प्रभावित परिवारों के बमोथ और ग्वाड़ में विस्थापन का प्रस्ताव शासन को भेजा गया है, लेकिन प्रभावितों का कहना है कि वो विस्थापन नहीं चाहते हैं। भूधसाव से उनके मकानों को जो क्षति हुई है उसका निर्धारित सर्कल रेट पर उन्हें मुआवजा दिया जाए, साथ ही बहुगुणा नगर का ट्रीटमेंट किया जाए। वहीं उपजिलाधिकारी ने बताया कि 39 परिवारों में से नेशनल हाईवे की कटिंग से प्रभावित 4 परिवारों को मुआवजा दिया जा रहा है और एक अन्य परिवार का प्रस्ताव शासन को भेजा गया है, जबकि 34 परिवारों को सर्कल रेट पर मुआवजा वितरण के लिए 13 करोड़ 85 लाख का मूल्यांकन किया गया है। सिंचाई विभाग की ओर से बहुगुणा नगर के ट्रीटमेंट के लिए 41 करोड़ की डीपीआर भी बनाई गई है। नगर का निरीक्षण किया गया मेरे द्वारा और यहाँ जो लोगों ने शिकायतें बताई कि एनएच के काम से जो नुकसान हुआ है, जो यहाँ के लोगों का मानना है, तो उसका एक सर्वेक्षण किया गया मेरे द्वारा और यहाँ काफ़ी जो है स्थिति खराब देखने को मिली कुछ मकानों की। और मेरे से पूर्व भी जो जिलाधिकारी रहे वो भी यहाँ का निरीक्षण कर चुके हैं और सेक्रेटरी सर का भी निरीक्षण हुआ है और उसके तहत एक ट्रीटमेंट का डीपीआर 41 करोड़ का इरिगेशन डिपार्टमेंट ने बनाया भी है। लेकिन यहाँ स्थानीय लोगों की मांग है कि उनके मकान खराब हो गए हैं, उनका या तो मुआवजा दिया जाए या ट्रीटमेंट किया जाए। तो उसमें मैं अब ऑफिस जाके एक बार स्टडी करूँगा जो लॉजिस्टिक की रिपोर्ट थी और पूर्व में जो सेक्रेटरी सर ने प्रोविजंस रखे थे क्या थे। टनकपुर चंपावत राष्ट्रीय राजमार्ग जो बीते दिनों से स्वाला में यातायात के लिए बंद था, उसे रविवार को खोल दिया गया है। वहीं सीएम सचिव दीपक रावत ने नेशनल हाईवे के डेंजर जोन स्वाला में नेशनल हाईवे का निरीक्षण किया, साथ ही भूधसाव के स्थायी समाधान के लिए तैयार किए जा रहे प्रस्ताव के बारे में संबंधित अधिकारियों से जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने नेशनल हाईवे के मुख्य अभियंता और अधीक्षण अभियंता को कुछ दिन चंपावत में कैंप लगाने के निर्देश भी दिए।
और देखिए, टनकपुर से चंपावत जो ये हमारा हाईवे है, जो पिथौरागढ़ भी जाता है, काफ़ी क्रिटिकल है। और आप जानते हैं पिछले 10-15 दिनों से यहाँ पे ऑन एंड ऑफ बहुत बड़ा स्लाइड आ रहा था। हालांकि ये स्लाइड जोन पुराना है, लेकिन इतना डेंजरस नहीं था जितना ये इस बार हो गया है। और कुछ ये ऐसा इसमें है कि सड़क भी नीचे बैठी है और कुछ ऐसा है कि ऊपर से भी मलबा आया है। यहाँ पे एक उल्लेखनीय बात यह है कि कुछ प्राकृतिक स्रोत हैं जो यहाँ पे मौजूद हैं, जो इस मिट्टी को लूज करते रहते हैं और बार बार ये गिरता रहता है। यद्यपि एनएच में जो हमारे प्रोटेक्शन वर्क्स हैं, जिनकी लंबी सूची है 30 से 35 के आसपास, उसमें ये चयनित था पहले से ही। वो काम इसमें शुरू नहीं हो पाया था क्योंकि ज़्यादा मलबा आ गया है। इसको कॉस्ट को थोड़ा रिवाइज किया गया है और इसमें इस तरह की स्ट्रैटेजी बनाई गई। अभी यहाँ पे जो इंजीनियर साहब हैं और टीएचडीसी के भी एक्सपर्ट्स हैं, और उनका ये कहना है कि जो इसका स्लोप है, इसमें ये कुछ इसको स्टेबल करेंगे। इसका जो ढाल है इसको थोड़ा ये घटाएंगे ताकि ये स्टेबलाइज हो जाए, और इसमें से जो मलबा निकलेगा उसको सड़क के नीचे की तरफ प्लेस करेंगे ताकि। पौड़ी जिले में प्रारंभिक शिक्षा विभाग की जिला स्तरीय खेल प्रतियोगिता का मुख्यालय पौड़ी में समापन हो गया है। प्रतियोगिता के दौरान जहां छात्र छात्राओं ने खेलों में दमखम दिखाया, तो वहीं पौराणिक वाद्य यंत्रों की थाप पर नृत्य और सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां भी दी और जिसने समा बांध दिया। 3 दिवसीय क्रीडा प्रतियोगिता में जिले के 15 विकास खंडों के 1200 से ज्यादा छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया। वहीं जूनियर शिक्षक संघ पौड़ी की ब्लॉक अध्यक्षा ने विजेता खिलाड़ियों को अपनी स्वर्गीय माता सरोजनी रावत की स्मृति में चैंपियनशिप ट्रॉफियां प्रदान की। देखिए, 3 दिवसीय जो हमारी प्रतियोगिता थी, प्रारंभिक स्तर की जिला स्तरीय प्रतियोगिता थी, और इसमें हमारे जो पौड़ी जनपद के 15 विकास खंडों से विभिन्न विद्यालयों से दूर दराज के बीरो खाल हो, नैनी डाडा हो, यमकेश्वर हो, बिकरी खाल हो, सभी जो अन्य विकास खंड थे वहाँ से लगभग 1000 से ज़्यादा जो हैं यहाँ पर हमारे छात्र छात्राओं ने प्रतिभाग किया। और इस 3 दिवसीय में उन्होंने बहुत कुछ सीखा। और अंतिम दिन आज यहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए, और सांस्कृतिक जो प्रतियोगिताएं थी उसमें भी देखने को मिला कि हमारे जो अध्यापक अध्यापिकाएं हैं, दूर दराज के भी अध्यापक अध्यापिकाओं ने बहुत ही ज़्यादा मेहनत जो है बच्चों के साथ की थी, और बच्चे भी काफ़ी मोटिवेटेड थे। ये निश्चित रूप से प्रेरणा स्रोत हमारे अध्यापक अध्यापिकाएं रहे हैं, और निश्चित रूप से अध्यापक अध्यापिकाओं की जो मेहनत थी इन बच्चों में, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, कोई भी खेल हो, और यहाँ पर सांस्कृतिक प्रोग्राम हो, निश्चित रूप से दिखाई देती है। हमारे परिवार में ना ज़्यादातर कोई ढोलक बजाता, कोई हारमोनियम बजाता, कोई गिटार बजाता, तो मुझे भी कुछ ऐसा ही करना था कि मुझे हारमोनियम बजाना, मुझे बहुत अच्छा लगता है हारमोनियम ढोलक वगैरह बजाने का। इसलिए मैंने पापा से सीखा हारमोनियम बजाना, और उसके बाद मैंने कहा इस प्रोग्राम में मुझे ही बजाना है। अच्छा लगा मुझे। हमारा प्रस्तुति तो बहुत अच्छी गई, लेकिन जब हम आए स्टार्टिंग में तो हमें ऐसा लगा कि यहाँ पे तो बहुत अच्छे अच्छे लोग आ रखे, तो इनका अच्छा होगा। हमें लगा नहीं था हमारा इतना अच्छा होगा। बाकी रिजल्ट बताएगा, और हम विद्या मंदिर चैंपियनशिप ट्रॉफियाँ देने की, तो ये तो सागर में एक जब पानी के एक बूंद के बराबर है, और मैं इस प्रकार का सहयोग निरंतर बनाए रखूँगी। और जो मेरे बच्चों ने जो कार्यक्रम यहाँ पर प्रस्तुत किए हैं, उनमें उनकी जो मेहनत झलक रही थी, मैं उन अध्यापकों को भी लाख लाख धन्यवाद करती हूँ। असली पुरस्कार के हकदार मेरे शिक्षक साथी हैं, और जो विपरीत मौसम के होते हुए भी उन्होंने जो है बच्चों का उत्साहवर्धन बनाए हुए रखा।
पौड़ी के गर्ल्स स्कूल के पास एक आवासीय भवन में 2 कोबरा प्रजाति के सांप देखे जाने से हड़कंप मच गया। इस दौरान संस्था के अध्यक्ष प्रियंका थपलियाल ने वन विभाग को मौके पर इसकी सूचना दी। वहीं मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने आधे घंटे के अंदर दोनों सांपों का रेस्क्यू कर लिया। इसके बाद वन विभाग की टीम वहां से रवाना हुई, लेकिन कुछ देर बाद फिर से एक और सांप दिखाई देने की सूचना पर दोबारा वन विभाग की टीम पहुंची, लेकिन तब तक सांप नाली में घुस चुका था, जिसकी वजह से टीम सांप का रेस्क्यू नहीं कर पाई। उत्तरकाशी जिला मुख्यालय से 75 किलोमीटर दूर गंगोत्री राजमार्ग पर धराली गांव है। यहीं पर सड़क से करीब 50 मीटर की दूरी पर कल्प केदार मंदिर है। कहा जाता है कि कल्प केदार में मां गंगा प्रतिदिन भगवान शंकर का जलाभिषेक करती हैं। यहां के लोग मानते हैं कि पितृदोष के निवारण के लिए पांडव यहां आए थे। ये मंदिर केदारनाथ मंदिर से भी पुराना है। ये रिपोर्ट में देखिए क्या है इसका इतिहास। उत्तरकाशी में मां गंगा के मायके मुखवा गांव के पास धराली गांव में भगवान शंकर का प्राचीन मंदिर कल्प केदार है, जिसके बारे में बताया गया कि इस मंदिर की स्थापना पांडवों ने की थी। महाभारत के युद्ध के बाद जब पांडवों पर पितृदोष लगा तो उसी के निवारण के लिए पांडव यहां भगवान शंकर की खोज में आए थे। भगवान शंकर तपस्या में लीन थे। कहा जाता है कि भगवान शंकर पांडवों को दर्शन नहीं देना चाहते थे, इसीलिए वह अदृश्य होकर गुफा से होते हुए बूढ़े व्यक्ति के वेश में बूढ़ा केदार पहुंचे। लेकिन पांडवों को जब पता चला तो वे वहां पहुंच गए। वहां से भी भगवान शंकर अदृश्य रूप में केदारनाथ पहुंचे। फिर पांडवों ने वहां पर दोनों तरफ पत्थरों के बड़े पहाड़ खड़े कर दिए और भीम पत्थरों के दोनों छोरों पर पांव पसार कर बैठ गए। वहां जो भी जीव जंतु देवता भगवान केदारनाथ जाते तो भीम की जांघों के बीच में से होकर जाना पड़ता था। इससे नाराज होकर भगवान शंकर धरती के अंदर से पशुपतिनाथ पहुंच गए। तभी से पशुपतिनाथ में उनका धड़ और केदारनाथ में उनके बाकी शरीर के दर्शन लिंग के रूप में होते हैं। पांडव इसके पितृदोष मुक्त होने के लिए वो शिव के दर्शन के लिए आए थे। शिव भोलेनाथ जी यहाँ थे, तपस्या में थे। इसके दर्शन से ही पांडव आए। इनके ढूंढ में पता लगा कि हाँ शिव जी हैं, उनके दर्शन वहाँ हो पाएंगे। शिव जी को पता लगा कि तुम मेरे को दर्शन करने आए तो मैं दर्शन नहीं दे पाऊंगी इनको, तो शिव जी यहाँ से निकले हैं और अपने केदारनाथ जी की तरफ निकल गए। तो 5 पांडवों को फिर बताया गया कि तुम केदारनाथ जी के हिमालय की तरफ निकलते जो आगे को। फिर 5 पांडव आगे निकले तो केदारनाथ जी गए। वहाँ शिव जी थे तो शिव जी वहाँ उनको दर्शन थे वहाँ भी, लेकिन दर्शन नहीं दे रहे थे उनको। तो फिर भीम जी ने बोल काफ़ी बुद्धिजीवी लोग थे, देव शक्ति थी। फिर पता चला कि शिव जी के दर्शन कैसे होने हैं। तो वहाँ गाय इत्यादि भैंस में कई रूपों में थे। ऐसे में उन्होंने 5 पांडव नहीं पहचान पाए। भीम ने कहा 2 पर्वत इकट्ठे कर करके उन्होंने कहा मैं इकट्ठा करता हूँ, जो भी जाएगा मेरे जांग के नीचे से जाएंगे। पशु निकल के शिव जी नहीं निकल पाए। शिव जी ने वहाँ से जमीन के अंदर अपना सर डाल करके सीधा आपके पशुपतिनाथ जी निकल गए। उनको आधा धड़ केदारनाथ जी हैं और आधा सर उनका पशुपतिनाथ जी पे। इस मंदिर का नाम कल्प केदार है। कल्प का मतलब होता है समय और केदार का मतलब ये जो मतलब केदारनाथ। तो ये कल्प केदार मंदिर नागर शैली में बना हुआ है और इसका जो जीर्णोद्धार है वो आदि शंकराचार्य ने करवाया था कत्यूरी राजाओं की मदद से। जो कत्यूरी डायनेस्टी थी हमारी, जिनकी राजधानी जोशीमठ में थी, उनकी मदद से ये मंदिर बनवाया गया था कल्प केदार मंदिर। और ये नागर शैली में बना हुआ है। और एक टाइम पे कहते हैं कि यहाँ पे ऐसे 250 मंदिर थे, लेकिन उस टाइम पे मतलब ये जो गंगा जी बह रही है इसका फ्लो शिफ्ट हो गया था, तो उसकी वजह से एक बाढ़ सी आ गई थी जिससे अब मंदिर ढह गए थे। तो उसके बाद से सिर्फ 3 मंदिर बचे थे, जिसमें मेन मुख्य मंदिर जो है वो भगवान भोलेनाथ का है और उसके इधर उधर शायद गणेश भगवान और पार्वती माँ का मंदिर था शायद, तो वो बचे थे। वो भी 1900 के बाद, मुझे एग्जैक्ट डेट याद नहीं है, पर ये ऊपर श्रीकंठ पीक है हमारी, इस श्रीकंठ पीक से एक बाढ़ आई थी, वो भी उसके बाद नष्ट हो गए थे और ये मंदिर फिर आधा पानी में धंस गया था। और फिर बहुत कुछ सालों बाद मतलब गांव वालों ने देखा इस मंदिर को कि ये धंसा हुआ है, तो गांव वालों ने इसे दोबारा से फिर निकाला और पिछले 1 साल से अब इस मंदिर की पूजा हो रही है। और इसका जो शिवलिंग है
वो मतलब ज़मीन से 6 फीट अंदर है, सीढ़ी जा रही है, मतलब 6 या 10 फीट के लगभग अंदर सीढ़ी जा रही है, 6-7, उसके बाद शिवलिंग है। ये मान्यता है कि उत्तराखंड में जो 5 केदार हैं, इनमें से एक कल्प केदार भी है। तो जो इसकी जो पूजा होती है वो जटा के रूप में होती है, और ये भी मानना है लोगों का कि पांडवों के जमाने से बना हुआ है। और जब महाभारत का युद्ध हुआ था तो पांडवों ने भगवान कृष्ण ने पांडवों से कहा था कि आप हिमालय में जाएं और भगवान शंकर की आराधना करें। तो जब पांडव लोग यहाँ आए थे तो उन्होंने यहाँ आराधना की थी, तो तब यहाँ उन्होंने मंदिर का निर्माण किया था। कल्प केदार मंदिर केदारनाथ मंदिर से भी पुराना है। प्राचीन काल में शंकराचार्य के सनातन धर्म के पुनरुत्थान अभियान के तहत यहाँ भी मंदिर समूह स्थापित किए गए। इस समूह में 240 मंदिर थे, लेकिन 19वीं सदी की शुरुआत में श्रीकंठ पर्वत से निकलने वाली खीर गंगा नदी से आई बाढ़ से सन 1816 में गंगा भागीरथी के उद्गम की खोज में निकले अंग्रेजी यात्री जेम्स विलियम फ्रेजर ने अपने वृतांत में धराली में मंदिरों के विश्राम करने का उल्लेख किया है। इसके बाद सन 1869 में गौमुख तक पहुंचे अंग्रेज फोटोग्राफर व खोजकर्ता सैमुअल ब्राउन ने धराली में 3 प्राचीन मंदिरों की फोटो भी खींची, जो पुरातत्व विभाग के पास सुरक्षित है। ये सर कल्प केदार मंदिर है, जो 5000 साल पहले पांडवों द्वारा इस मंदिर की खोज की गई थी। जब पांडव जब लोग स्वर्ग के लिए गए थे तो बताते हैं यहाँ पे उन्होंने शिव जी को लिए कुछ तपस्या की थी और यहाँ पे उन्होंने मेडिटेशन किया था। अभी इस मंदिर के बारे में आप देखेंगे, यहाँ पे 10 फीट नीचे एक शिवलिंग है। तो शिवलिंग के स्पर्श में प्रतिदिन जैसे गंगा वाटर का यहाँ पे स्पर्श करती है रोज। यहाँ पे मतलब कोई पूरा नेचुरल वाटर है और शिवलिंग को पूरा स्पर्श करती है। और एक साल भर में सिर्फ एक स्पेशल दिन होता है, जो यहाँ के लोकल लोग, जो यहाँ का मेन पंडित जी होता है, पंडित जी के द्वारा यहाँ का गंगा जल को थोड़ा सा उस समय के लिए रिमूव करके यहाँ पे ये क्लीनिंग किया जाता है उस समय ये मंदिर को। कल्प केदार मंदिर कत्यूर शिखर शैली का मंदिर है। इसका गर्भगृह प्रवेश द्वार से करीब 7 मीटर नीचे है। इसमें भगवान शिव की सफेद रंग की स्फटिक की मूर्ति रखी है। मंदिर के बाहर शेर, नंदी, शिवलिंग और घोड़े की आकृति समेत पत्थरों की उकेरी गई नक्काशी की गई है। प्राचीन कल्प केदार मंदिर के बारे में यहाँ के निवासियों ने बताया कि यह गंगा का मूल स्थान था और सदियों से ग्लेशियर वास्तव में 21 किलोमीटर गंगोत्री में स्थानांतरित हो गया था, यानी कि ग्लेशियर अब गंगोत्री की तरफ घट गया है। यह सामान्य ज्ञान है कि ग्लेशियर हर साल 5 मीटर पीछे हटता है, लेकिन यह एक चौंका देने वाला आंकड़ा था। माना जाता है कि यह मंदिर 5115 साल पुराना है, जिसे पांडवों ने बनवाया था। हमारा ये कल्प केदार मंदिर है। इसकी सबसे बड़ी महानता यह है इसमें कि गंगा जी अपने आप उसमें आती है कुंड में, और उसी में गंगा जी समा जाती है। और उसके बाद यही एक सबसे बड़ा रहस्य अपने में कि आज तक भी हम इसके बारे में सोच रहे हैं कि किस कारण ये ऐसा आता है। मतलब ये धारा जो कहाँ से निकलती है और कहाँ इसका मुख्य द्वार निकल जाता है, इससे कोई आज तक कोई भी वो नहीं कर पाया सर रिसर्च। आज तक कोई अगर रिसर्च हो तो सर इसके बारे में जरूर हम इसके बारे में कुछ कहना चाहिए। 1802 की एक प्रसिद्ध तस्वीर में पार्वती गणेश के मंदिरों को देखा जा सकता है। 1895 में हिमनद बदलाव में नष्ट हो गए थे, जिसने जंगला से सूखी तक 18 किलोमीटर की दूरी को भी समतल कर दिया था। 1935 से 1938 के बीच एक और हिमनदी बदलाव के कल्पेश्वर मंदिर को जलमग्न कर दिया, जिसमें केवल शिखर दिखाई दे रहा है। 1980 में मंदिर की आंशिक खुदाई की गई, लेकिन 8 फीट अभी भी पानी के नीचे है। पुजारी बताते हैं कि प्रत्येक श्रावण में गंगा भगवान शिव के पास आती है और पंचमुखी शिवलिंग को एक यज्ञ के रूप में धोती है, जबकि शुष्क मैदान में जलमग्न मंदिर जादुई रूप से फिर से प्रकट हो जाते हैं। ये कल्प केदार जी, जो मतलब इनका नाम है भगवान का कल्प केदार जी। कल्प का मतलब युग होता है, जैसे ब्रह्मा जी का एक दिन, सतयुग, द्वापर, त्रेतायुग, कलयुग। कल्प का मतलब छोटा भी होता है, कल्पना भी होती है। लेकिन बताते हैं यहाँ पे करीब 240 मंदिर थे इस जगह पे। तो 1802 या 3 में एक भूकंप आया था गढ़वाल में, तो ये सुक्की बैंड है वो स्लाइड हुआ, तो ये नदी ब्लॉक हो गई। जांगला पुल तक झील बनी थी, जो छोटे छोटे मंदिर थे वो सब दब गए। तो 1803 से 1866 तक 3 मंदिर दिखते हैं, आपने देखा होगा। जो सबसे बड़ा है वो भी भोलेनाथ का, वो आधा डूबा हुआ उसमें, उसका गेट दिखता है, उसके नीचे का हिस्सा डूबा हुआ है। तो बताते हैं जो गंगा मैया भोलेनाथ ने जटाओं में ली तो इसी जगह पे ली। जो गांव का नाम भी है वो इसी उस पे आता है। जो गौमुख ग्लेशियर का भी इसी जगह पे हुआ करता था, वो हर साल मतलब पिघलता है, 1-2 इंच साल भर पिघलता है। अब तो ज़्यादा पिघलने लग गया।
और बाकी जो भगवान है वो स्फटिक का लिंग अंदर पे साल में एक दिन उनके पास जाते हैं अक्षय तृतीया को, जिस दिन गंगा मैया के कपाट खुलते हैं उस दिन भगवान की थोड़ा अभिषेक सफाई होती है नीचे को, और सावन के महीने एक दिन गंगा मैया आती है, परिक्रमा करके वापस निकल जाती है। पांडवों ने हत्या के पाप को दूर करने के लिए एक छोटे जल प्रवाह में पवित्र डुबकी लगाई, इसलिए इस नदी का नाम हत्याहारिणी पड़ा। यहाँ शिवलिंग 12 महीनों जलमग्न रहता है और केवल सावन के महीने शिवरात्रि के दिन इस मंदिर के गर्भगृह में पूजा अर्चना की जाती है। लोग कहते हैं कि माँ गंगा स्वयं भगवान शिव के जलाभिषेक करने यहाँ आती है। यहाँ पे आए तो हमने सुना था कि पांडवों ने ये परिक्रमा की है, ऐसा सुना था, तो हमने सोचा चलो हम भी देखेंगे। आज तो हमारे पास बहुत सारी सुविधा है, उस ज़माने वो कैसे आए होंगे, हम भी मन ही मन में सोच रहे हैं कि कोई सुविधा नहीं थी फिर भी उन्होंने ये परिक्रमा की है, तो बहुत अद्भुत बात है। और ये जो मंदिर है ये अभी देखा है हमने, लेकिन देख कर ही आश्चर्य होता है। और इस बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।